हाय, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ एजेस वॉइस। आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट है, हम आपको सबको पता है कि फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड में वॉर सिचुएशंस है। हर जगह वॉर वॉर चल रहा है, उसके वजह से हमारे ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एलपीजी गैसेस, ये सब आपको सबको हमको बताया। तो आई थिंक मैंने सोचा कि कौन बेस्ट पर्सन हो सकता है इसके बारे में बताने के लिए। जियोपॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा ही जानेंगे। इंडियन आर्मी का क्या इतने सालों से रुतबा है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी जानेंगे। एंड जो हमारे गेस्ट है, मैं अभी उनका नाम बताऊंगा आपको। उनके लाइफ स्टाइल के भी बारे में जानेंगे क्योंकि उन्होंने 38 ईयर्स हमारे देश के लिए दिए हैं। और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये थर्ड पॉडकास्ट है जो आपके आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ के लोगों के साथ है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ आज। और आज हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है मेजर जनरल एपी बाम सर। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने मुझे आपने टाइम दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम सब लोग देख रहे हैं फिलहाल न्यूज़ में, सब लोग पैनिक हो रहे हैं, क्या हो रहा है वो देश में, क्या चल रहा है उसके बारे में। वॉर हो रहा है। पूरा यंग जनरेशन जो है, हमारा यूथ है, वो बहुत पैनिक हो चुका है क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो वो भी आप हमें थोड़ा सा बताइए। बट उससे पहले सबसे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है सर आपके जर्नी में, क्योंकि 1980 में आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आपने जीता। वो आपके जर्नी कैसे रही? आपने श्रीलंका में कुछ ऑपरेशंस किए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है वो है सर कारगिल वॉर में आप थे। वो सारी स्टोरीज हमें जानना है। तो सबसे पहले वेलकम सर, और मुझे बस बताइए कि आपको क्या इंस्पिरेशन रहा कि जिसकी वजह से आपने चूज़ किया कि मैं इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहनूंगा। इंस्पिरेशन अगर मैं कहूँ तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई चेंजेस होते रहे। अच्छा। आपको सुन के शायद हंसी आएगी कि जब मैं छोटा था हाँ। कुछ और इंस्पिरेशन था। मतलब मुझे याद है कि मैं जब छोटा था मुझे इंजन ड्राइवर बनना था, क्योंकि पॉसिबली फैसिनेशन था जब देखता था कि इंजन का लोको ड्राइवर किस तरह से लाइफ जीता है और पूरे ट्रेन को लीड करता है। राइट। पॉसिबली हर चाइल्ड का फैंटेसी होता है कि कुछ ना कुछ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बड़ा होता गया, फिर एक बार दिमाग में आया कि मैं होटल खोलता हूँ अरे बाप रे। और पेट्रोल पंप ओन करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि इसमें पैसा अच्छी ज़्यादा कमाई है, है हाँ। और ज़िंदगी अच्छी चलेगी। अच्छा। बट जैसे थोड़ा और बड़ा हुआ और थोड़ा संज्ञान हुआ और समझ में आने लगी चीज़ें, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वर्दी के साथ वो फैसिनेशन है। और पॉसिबली मेरे पिताजी खुद एमईएस में थे, सिविलियन ऑफिसर थे, अच्छा। बट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे, तो मैंने फौज बहुत करीब से देखी थी। मेरे चाचा जी आईपीएस थे, जो एक आईजी बोल के रिटायर हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो में। जब वो रिटायर हुए थे, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन 3 स्टेट का आईबी के हेड थे। उनका बहुत नाम है हिंदुस्तान में आज की तारीख में, भीष्मराज बाम नाम है उनका। तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था मैं, उनका कंडक्ट देखता था, उनका बिहेवियर देखता था। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं भी पुलिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उस समय एक शब्द कहा कि अनिल, पुलिस मत ज्वाइन करो, अगर ज्वाइन करना है तो आर्मी ज्वाइन करो। और पॉसिबली वो मेरे कहीं जहन में और दिमाग में फिट हो गया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। और मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये कर पाया, बिकॉज आर्मी ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर आसान नहीं है। नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफिसर बन गया, ये सच्चाई है। मतलब पहले आपको कम्बाइंड डिफेंस यूपीएससी एग्जाम देना पड़ता है, उसमें मेरिट में आना पड़ता है, मेरिट में आने के बाद आपका नंबर लगना चाहिए। एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि द टफेस्ट पायदान है वो सिलेक्शन। वो होने के बाद आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है जितनी वैकेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 107 कैडेट्स की वैकेंसी थी और लाखों की तादाद में लोग अपीयर करते हैं और काफ़ी कम से कम 15 से 20 गुना सीट्स से ज़्यादा कैडेट्स जाते हैं एसएसबी करने के लिए। तो मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं लकी हूँ कि मेरा फर्स्ट शॉट में मेरा हो गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं एकदम ऑर्डिनरी इंसान हूँ, ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। बचपन में फर्स्ट आता था, उसके बाद
जब केंद्रीय विद्यालय में गया तो कभी फर्स्ट नहीं आया। हैप्पीनेस ये था कि रैंक नहीं मिलता था, घर में पता नहीं लगता था कि कौन सा रैंक आया है। अच्छा। सो बोलते थे कि जस्ट इट्स ओनली पास और फेल। हाँ। सो वो ठीक था, बट थोड़ा मेहनत किया था कंबाइंड डिफेंस एंट्रेंस के लिए, और आई गेस आई गॉट लकी, और 79 में ज्वाइन किया और 80 में कमीशन हुआ ट्रेनिंग के बाद। नाइस सर, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ऑडियंस ने मुझे बहुत बोल के रखा कि आप ये पूछना, आप ये पूछना। तो मैं स्ट्रेट अवे उस टॉपिक पे आता हूँ कि सर ऑपरेशंस पवन जो श्रीलंका में हुआ था और ऑपरेशंस कारगिल जो ऑपरेशन विजय हम बोलते हैं वो कारगिल में हुआ था, इन दोनों में से सर आप कौन, मतलब इन दोनों में, दोनों ऑपरेशंस में आप थे, तो इनमें से कौन से मिशन ने आपको एक सोल्जर और एक इंसान के रूप में सबसे ज़्यादा चेंज किया, कि आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले तो एक आर्मी ऑफिसर था, यूनिफॉर्म पहनता था, वर्दी में था, एक प्राउड मोमेंट था, बट मैं अभी मेरे में सोल्जर का एक बहुत ज़्यादा एक पावर आ चुका है। जब मैं ऑप पवन में गया तो डेफिनेटली सोल्जर वाला फील आया, बिकॉज मेरा पहला एक्सपोजर था लाइव एक्शन के साथ। वाह। बाकी किए थे छोटे मोटे रेड्स करते थे, अटैक करते थे, टेररिस्ट पकड़ने जाते थे। नागालैंड में ऑपरेट किया था कमीशन होने के बाद। उस समय आई वाज अबाउट 20 एंड हाफ व्हेन आई गॉट कमीशन। बट पहली बार लाइव एक्शन देखने का मौका श्रीलंका में मिला। इट वाज अ डिफरेंट फील एंड हाई ऑल टुगेदर। हम लोग डिप्लॉयड थे, पहले हमारी पोस्टिंग साउथ में थी और वहीं से हम लोग बाय शिप श्रीलंका सेल किए थे, और ट्रिंकोमाली नाम का जगह है, वहाँ पे लैंड करके हमारा बेस वहीं हुआ था। पर जब मैंने ऑप विजय किया तब मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, जो आपका सवाल है, तो मैं ऑपरेशन विजय को ज़्यादा तवज्जो दूंगा बशर्ते कि ऑप पवन को। रीज़न ये है कि जो जज्बा, जो जोश, जो जुनून ऑपरेशन विजय में था, वो मैंने शायद मेरा ऑप पवन में नहीं था। रीज़न, जब मैं विजय लड़ रहा हूँ तो मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। जब ऑप पवन में मैं गया था उस समय तो हुक्म था कि आपने जाना है, लड़ाई करनी है, तो हम लोग गए थे। हुक्म का हम लोग हर चीज़, हर हुक्म पालते हैं, उधर भी पाला था। पर जब उस समय तो शायद रियलाइज नहीं किया, बट जब मैंने ऑप पवन के ऑप विजय के बाद देखा, तो मैं समझता हूँ कि इफ आई टू रेट बिटवीन ऑप पवन और ऑप विजय, तो मेरे लिए ऑप विजय डेफिनेटली अ हायर पेडिस्टल देन ऑप पवन। बट मेरा ग्राउंडिंग और मेरा सोल्जरिंग लाइफ ट्रूली शुरू हुआ ऑप पवन से। थैंक यू सर। सर पूरे आर्मी करियर में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जो ये यूनिफॉर्म पहना है मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है? ऐसे तो बहुत सारे हो गए, बट एक मुझे चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एवरी मूवमेंट इज एक्साइटिंग फौज के अंदर। एवरी डे इज डिफरेंट डे। बट अगर आप कहते हैं मुझे चूज करें बिटवीन द टाइम्स व्हेन आई हैव बीन इन यूनिफॉर्म, सॉरी थोड़ा अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अरे नहीं सर, बोलो उतना तो सर, मेरा भी इतना हिंदी अच्छा नहीं है। सो अगर मैं कहूँ तो एवरी मोमेंट, अगर मैं सोचता हूँ कि वो इट वाज वर्थ द लिविंग, और मैं कहना चाहता हूँ घर से, आज भी अगर मुझे कोई कहे जाने के लिए, मैं वापस जाने को तैयार हूँ। शायद अभी रिटायर होने का कुछ मैं लेगा नहीं, बट आई एम प्रिपेयर टू गेट बैक टू द आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी ओनली। एक वाकया मुझे याद आता है, जब मैं एज अ ब्रिगेड कमांडर या यू कैन से कमांडर था अंबाला में। वहाँ पे PNHP इंडिपेंडेंट सब एरिया है, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के 3 स्टेट का मैं इंचार्ज था ऑन दी ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड ऑफ तीनों का स्टेट कोई और इंचार्ज था। और उन दिनों में तकरीबन ये बात है 2009 की, और बहुत ज़बरदस्त फ्लड्स आए थे अंबाला में। वहाँ पे एक रिवर है घग्गर, जो कहते हैं कि सरस्वती नदी का उगम, उसका उसी की नदी है वो, सरस्वती की तरह है, और वो लुप्त है। अच्छा। बट इट्स अ फ्लैट बेड, वहाँ पानी नहीं होता है। बट वो इतना उथड़ जगह है कि थोड़ा बारिश होता है तो पूरा सैलाब आ जाता है। और उस साल बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी और पूरा अंबाला पानी मग्न हो गया था और पूरे जगह फ्लड्स थे। और मैं जब कमांडर था तो मेरा जिम्मेदारी दोनों तरफ था, सिविल एरिया का भी था, बिकॉज मैं कैंटोनमेंट बोर्ड का प्रेसिडेंट भी था मेरे अपॉइंटमेंट के वजह से। तो मेरे को सिविल एरिया भी मेरे अंडर था, फौज का एरिया तो था ही, प्लस ये 3 स्टेट का भी एरिया था। तब जो रेस्क्यू किया है मैंने लोगों को, और मुझे याद है मैं शॉर्ट्स में और टी शर्ट पहन के पानी में वेड करते हुए गया हूँ।
कई सांप देखे हैं पानी के अंदर फ्लोट करते हुए, बिकॉज वो पानी के साथ आ गए थे, तो डरावना तो लगता है। राइट राइट। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे को उस फैमिली के घर में जाना है, क्योंकि जैसे एक वाकया मुझे याद है, वो फैमिली ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, पूरा पानी भर गया था, उनको उठा के हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट किया था। उस फैमिली का एक नया टीवी और फ्रिज आया हुआ था कुछ दिन पहले, तो दैट लेडी, उसको ज़्यादा फिक्र थी अपने टीवी और फ्रिज की, और वो बार बार कह रही थी कि मुझे नीचे जाके मेरा टीवी तो कम से कम लेके आने दो फर्स्ट फ्लोर पे। तो उसको बहुत समझाया, और उस दिनों में मैं तकरीबन जो 8 या 10 दिन मैंने तकरीबन 24 घंटा काम किया है, वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था। आई थॉट कि लड़ाई से ज़्यादा मुझे वो जो सेटिस्फैक्शन मिला, बिकॉज मुझे जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, एंड भारत में एक खासियत है कि लोगों को फौज पे पूरा विश्वास है, राइट, कि अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं तो सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे, और हम लोग ईच एंड एवरी टाइम जो करते हैं वो सही करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। तो वो एक वाकया मैं कह सकता हूँ बाकी वाक्यों में, जो मुझे लगा कि इट इज़ वर्थ द एफर्ट कि ये जो वर्दी पहना है इसका कुछ तो फायदा हुआ। करेक्ट सर। मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि 4 आतंकवादियों को या टेररिस्ट को मारने से ज़्यादा अगर कोई क्रेडिट होगा तो एक हमारे खुद के कंट्री के इंसान की जान बचाना। तो सर Absolutely. आपको किसी टेररिस्ट को मारना आगे दिख रहा है, शूट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारे कंट्री के लोगों को बचाना, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बताया। इसलिए भी ये मे भी आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा कि मैंने जितने लोगों को जान बचाई। मारना तो सर आप उसके लिए तो फुल फॉर्म रेडी, इंडियन आर्मी रेडी है कि कौन कब गलती करे उसको मारेंगे, बट जान बचाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं सर, बहुत सही आपने बताया। सर अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले हम बात करेंगे। सर आप मुझे ऑपरेशन विजय सॉरी इसका पवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका मैप आपने जैसे बताया था सर एक डिस्प्ले कर दूंगा, जिनको जिनको थोड़ा सा आइडिया है वो देख लेंगे, या फिर गूगल से भी आप देख सकते हैं। बट आप बहुत सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, ऑपरेशन ये जो पवन है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है। कारगिल तो ह्यूज था, सबको पता है, बहुत लोगों ने कवर किया है, बट आई थिंक ये बहुत कम लोगों ने कवर किया हुआ है ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था। तो प्लीज सर उसके बारे में बताइए। ऑपरेशन पवन एक लैंडमार्क माइलस्टोन था भारत के सेना के लिए और नेवी के लिए। एयरफोर्स इतना इन्वॉल्व नहीं था जितना आर्मी और नेवी इन्वॉल्व था। और मैं कह सकता हूं कि जयवर्धने जो उस समय के प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उन्होंने भारत को अच्छी तरह से उसमें फिक्स कर दिया था। क्योंकि पहले अगर आप देखते हैं कि श्रीलंका हमेशा ब्लेम करता था भारत को या इंडिया को कि ये टेररिज्म जो एलटीटी स्पॉन्सर्ड है, जो मेन टेररिस्ट ग्रुप है, कई ग्रुप्स थे वहाँ पे, बट एलटीटी जो मेन था, इनको आप लोगों ने स्पॉन्सर किया, आपने ट्रेनिंग दिया है, और ये हम पे भारी पड़ रहे हैं। और जब जयवर्धन ने और एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बीच में जब करार हुआ और ट्रीटी हुई और डिसाइड हुआ कि इंडियन आर्मी डिप्लॉय होगी श्रीलंका के अंदर रेस्ट, रिकूप और नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, तो जब ये इनिशियली हुआ था तो ये एम था कि एलटीटी के साथ बातचीत हो चुकी थी और एलटीटी इंडियन आर्मी को सरेंडर करने वाला था। और इस मकसद से हम लोग गए थे। मुझे अभी भी याद है, अक्टूबर ऑफ 87 करेक्शन, अक्टूबर 87 हम लोग, मुझे याद है मैं टेम्परेरी ड्यूटी पे त्रिवेंद्रम गया था और कन्याकुमारी घूमने गया था। और उस समय मेरे को हुक्म मिला कि वापस आइए आप, सुबह कल मॉर्निंग में हमको श्रीलंका के लिए सेल करना है। सो वापस आके हम लोग ने चेन्नई से इम्बार्केशन हेडक्वार्टर से हमने मूव किया और बाय शिप हम लोग ट्रिंकोमाली नाम की जगह है। अगर श्रीलंका का आप देखते हैं, इट्स अ डॉट, हमारे सदर्न पार्ट में डॉट सा देश है। टॉप में जाफना हम सब ने सुना है। जाफना वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय एलटीटी। और जो श्रीलंका का नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो पूरा एलटीटी का काबिज में था। और बाकी साउथ और साउथ वेस्ट श्रीलंका में है जो उनके लोगों का वहाँ वर्चस्व था, बट उनसे काबू नहीं हो रहा था। तो ट्रीटी होने के बाद बेसिक एम ये था कि एलटीटी वाले हम लोगों को सरेंडर करेंगे और आगे बात बढ़ेगी। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका का जो नेवी है वो बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू द एयरफोर्स एंड आर्मी ऑफ श्रीलंका। तो जब हम लोग गए थे अक्टूबर में और डिप्लॉय हुए फर्स्ट टाइम, हम लोग
अभी मुझे शिप का नाम याद है, गंगा सागर नाम की शिप थी, हम्म। विच वॉज द कोल कैरियर। ओह। वो जिंदगी भर उसने कोयला ढोया था, उठाया था। पहली बार ह्यूमन बीइंग्स और इक्विपमेंट, हमारी गाड़ियां, सब कुछ लेके, वो एक बड़ा होल था। मतलब वो शिप का जो होल था वो तकरीबन 3 मंजिला होल था। वाह। तो जब गाड़ी उठा के क्रेन से गुई करके नीचे छोड़ते थे तो वो गाड़ी 3 मंजिला नीचे डेप्थ में जाती थी और वहां जाके छोड़ते थे। तो रात भर सेल करके हम लोग वहां गए। सुबह तकरीबन 24 घंटा एंकर में थे और फिर जाके डिप्लॉय हुए। बट उसमें जो हुआ अनफॉर्चुनेटली, जिस दिन ये एलटीटी के लोगों को सरेंडर करना था, 10 लोगों को कैप्चर किया था एलटीटी के, और उनको आर्मी को, इंडियन आर्मी को हैंड ओवर करना था। बट श्रीलंकन नेवी इंसिस्ट कर रही थी कि हमको हैंड ओवर करो, ये जितने भी एलटीटी के 10 पकड़े हुए थे। और प्रभाकरन एक्सेप्ट कर लिया था उसने कि मैं सरेंडर करके भारत के पास सरेंडर करूंगा, हम लोग श्रीलंका को सरेंडर नहीं करेंगे। और काफ़ी प्रेशर आया और श्रीलंकन नेवी बोल रही थी नहीं, हमको ये 10 लोग चाहिए, जो कि तकरीबन टॉप लेवल के उनके लीडर्स थे। और मुझे याद है, ये हम लोग जिस रात को सेल कर रहे थे उस रात को वहाँ पे हुआ है। उनके पास 8 साइनाइड कैप्सूल्स थी उनके पास। तो बाकी लोगों ने तो एक एक खाई, बचे हुए लोगों ने आधी आधी करके खाई और सभी ने सुसाइड किया। बिकॉज उनको पता लगा कि इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको हैंड ओवर करना है। दे डिडंट वांट टू डाई आफ्टर टॉर्चर विद द श्रीलंकन नेवी, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तब एलटीटी ने बोला कि तुमने धोखा दिया हम लोगों को, हम तो बदला ये लेंगे। शायद किसी को नहीं पता है ये जो कहानी है, बट ये ट्रिगर था उस दिन कि उसके बाद एलटीटी भी भारत के खिलाफ हो गया और दे सेड कि नाउ वी विल फाइट आवर ओन वॉर, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर एलटीटी की बात करूं तो बहुत मोटिवेटेड सोल्जर बोल सकता हूं, क्योंकि वो वेल ट्रेंड है और मोटिवेशन बहुत हाई है। तो वहां पे जब ऑपरेट करते थे तो हमें बहुत केयरफुल रहना जरूरी था, क्योंकि हमारे लिए एक एलियन टेरेन था, हमारे पास मैप्स नहीं थे। श्रीलंकन आर्मी को बोला मैप्स हमको इशू करो, उनके पास प्रॉपर मैप्स नहीं थे उन दिनों में, तो नेविगेशन कैसे करेंगे? करेक्ट। और जबकि एलटीटी वाला हर चप्पा चप्पा जानता था, एम्बुश लगाते थे, उनको पता है कि किस प्रकार से, कहाँ से, कैसे एम्बुश करना है। और जो आईडीज वो बनाते हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उनका जो इम्प्रोवाइजेशन है ये मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मुझे अभी भी याद है जिस पोस्ट में मैं, पोस्ट 13 बोल के माइलस्टोन था, एक ट्राई जंक्शन था जहाँ पे मैं डिप्लॉयड था मेरी प्लाटून लेके, और हम लोगों के ऑफिसर्स मेस थोड़ा दूर था, तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर दूर था। तो डिनर के बाद जब भी वापस आता था तो मैं और मेरा ड्राइवर और मेरा ऑपरेटर हर कलवर्ट से पहले हम लोग गाड़ी रोकते थे, और मैं ड्राइवर को बोलता था, मेरा अभी भी नाम याद है, मुर्गेशन नाम था उसका, मैं बोलता था मुर्गा किल्ली दबा, और हम लोग फुल स्पीड में कलवर्ट पार करते थे। बिकॉज अगर कलवर्ट के मैक्सिमम आईआईडीज कलवर्ट के नीचे लगा रखे थे, जब भी कोई कॉन्वॉय आता है, कोई गाड़ियां होती थी फौज की, वो ब्लास्ट करते थे और पूरा कॉन्वॉय या कम से कम 2-3 गाड़ी तो वो ले जाते थे। तो इनिशियली ये स्टेज था, बट धीरे धीरे वी गॉट यूज टू इट, और अल्टीमेटली जितना हमसे हुआ हमने किया, बिकॉज भारतीय फौज जहाँ जाएगी सक्सेस लेके आएगी। सर अभी अभी एक थोड़ा सा एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन था। एक डर तो लगता होगा ना सर कि आज मेरे सामने हर एक 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मुझे मेरी खुद की मौत दिख रही है, कभी भी कहीं से भी फायरिंग हो सकता है। जैसे आपने बताया मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मतलब किसी कार में भी हूँ, कहीं से भी ब्लास्ट हो सकता है। तो सर क्या माइंडसेट होता है तब आप लोगों का? ये बहुत उम्दा सवाल पूछा आपने। ये शायद मैं इसका जवाब नहीं देता, बट मैं आज दूंगा। मैं अपना पर्सनल बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जिस रात को हम लोग पहुंचे हैं उस दिन फायरिंग शुरू हुआ, और मैं आज कन्फेस करता हूं, क्योंकि ये क्यों हुआ इसको मैंने 2 साल के बाद पढ़ा, और उसके बाद अ बिग लोड आउट ऑफ माय हार्ट वेंट अवे। आज ये शायद मैं पहली बार इसका जिक्र कर रहा हूं, और मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं। इतना डर लगा मुझे उस रात को जब पहली बार फायरिंग हुआ, मेरे दांत डर के मारे क्लैटर कर रहे थे। मैं एज एन ऑफिसर अपने आप पे शर्म कर रहा था कि तू डर कैसे गया, तू डर जाएगा तो जवान क्या बोलेंगे।
मेरे साथ में जो जेसीओ और जवान थे वो कुछ बात करने आते थे तो मैं मुंह फेर लेता था कि अगर वो देख लेगा कि साहब के दांत क्लटर हो रहे हैं तो मेरे बारे में क्या सोचेगा वो। और ये तकरीबन 5-6 घंटे हुआ ये, और ये खत्म हो गया। ये मैंने कभी जिक्र नहीं किया, शायद मैंने अपने फैमिली से ये कन्फेस किया है, आज पहली बार ओपनली बोल रहा हूँ और मुझे शर्म नहीं है। ये 2 साल मेरे, इट वॉज अ बिग लोड ऑन माई हार्ट कि मैं कैसे डर गया, मैं कैसा फौजी हूँ। बट एक कोर्स करने गया था 89-90 में, वहाँ पे एक लेक्चर सीरीज था वॉर साइकोसिस। उसमें मुझे याद है उस समय तो मेजर था, श्रीलंका में कैप्टन था, जब कोर्स करने गया तब मेजर था। तो लेक्चर के दौरान उसने बोला कि हर सोल्जर गोज थ्रू दिस साइकिल ऑफ फियर। अगर कोई बोलता है कि मुझे डर नहीं लगा तो झूठ बोल रहा है, बोलता है। और हर सोल्जर का ट्रेनिंग की वजह से डिपेंडिंग ऑन द टाइम वो डर निकल जाता है, फिर उसको डर नहीं लगता पूरे कैंपेन में। किसी को हो सकता है कुछ घंटे लगे, किसी को आधा दिन लगे, किसी को एक दिन लगे, बट बहुत कम सोल्जर्स होंगे, मतलब विच इंक्लूड्स ऑफिसर्स, जेसीओ, जवान, सभी लोग बहुत कम होंगे जो 1 या 2 दिन कैरी करेंगे, उससे ऊपर कैरी नहीं करते हैं। इट वॉज सच अ रिलीफ टू मी। मैं आज ये पहली बार कन्फेस कर रहा हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है, बिकॉज अगर कोई कहता है कि मैं नहीं डरा तो वो झूठ बोल रहा है। डर सबको लगता है और डरना इज अ नेचुरल रिएक्शन, बिकॉज डेथ इज इनेविटेबल। और आई एम कन्विंस्ड अगर मेरे नाम की जो गोली लिखी है, मैं ये डायलॉग नहीं मार रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल ये जिस दिन होना है ना उसी दिन हो सकता है, उसके पहले कोई मायका लाल मुझे खत्म नहीं कर सकता है। जिस दिन होना है उस दिन के लिए क्या रोना आज, जब होगा तो देखेंगे। इन एनी केस जब होगा तो मुझे क्या पता है क्या हुआ। करेक्ट। बट मेरे लिए वो एक बिग लोड ऑफ माई हार्ट था कि मैं नॉर्मल हूँ। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नहीं सर, क्योंकि ना मूवीज में बहुत अलग दिखाते हैं, हम किसी को स्टोरीज पूछते हैं तो वो ना ये सवाल नहीं का जवाब नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम फौजी लोग हैं। मैं मतलब ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोल रहा हूँ, बट सर एज अ ह्यूमन बीइंग ना कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि क्या माइंडसेट होता होगा कि उन आपकी भी फैमिली है सर, बहुत लोगों की फैमिली है, कोई कोई 23 साल के, 20 साल के, 19 साल के लड़के होते हैं आर्मी में जिनकी फैमिली होती है, तो वो थोड़ा तो सोचते होंगे ना सर कि यार मैं चले जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरी फैमिली। तो इसलिए मेरे सर दिमाग में हर वक्त क्वेश्चन घूमता है। मैंने लास्ट 2 पॉडकास्ट में नहीं पूछा क्योंकि मे बी उस टाइम पे मैं भी नया था तो मुझे नहीं पता था, बट मैंने ये सोच के रखा कि मुझे पूछना है कि क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि आपके सामने सर बहुत सारे लोगों को गोली लगती होगी, किसी की डेथ होती होगी, और गोली मतलब ये मूवी समान यहाँ लगी फिर ऐसा ऐसा हाथ वाथ करके ऐसा नहीं होता होगा। वो जब होता है, जब रियलिटी में, तो वो कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस होता होगा। तो इसलिए सर मेरा ये बट एक जो आपने कहा फैमिली और उसके बारे में, सच बताता हूँ ये सब दिमाग में नहीं आता है। उस समय जो जज्बा और जो पोजेशन, वी आर पोजेस्ड कि हमने ये कार्रवाई करना है, और दुश्मन अगर सामने है तो उसको खत्म करना जरूरी है, आइदर इट इज हिज लाइफ और माय लाइफ, तो माइट एज वेल बी हिज लाइफ। यस। तो मुझे अभी जो आपने जिक्र किया, मुझे याद है जब मैं विड्रॉ हुआ था श्रीलंका से, घर आया था, नागपुर ही आया था, और जब मेरी वाइफ नागपुर में थी, छोटी बेटी थी उस समय, फ्यू इयर्स, और जब मैं घर आया था मैं देखा कि लोगों का जो माहौल था वो कुछ और ही था। मतलब कोई मिन्नत मांग रहा है, कोई भगवान का है, और हम लोगों को कभी लगा ही नहीं, कभी दिमाग में भी नहीं आया कि मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं सर, इसलिए बट उस समय यू आर पोजेस्ड विथ द नेशनल फर्वर कि मैंने अपने देश के लिए करना है, और ये कोई कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये मेरा नहीं है, हर फौजी का जज्बा है। फौजी का है सर। यस। और एक बार आपको शायद जनरल पैटर्न का एक बहुत फेमस कोट है जिसके नाम पर पैटर्न टैंक बना हुआ है, अंग्रेजी में है, बीच में ब्लिप ब्लिप करूंगा क्योंकि जो उसने कहा है मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ। ही हैज कोटेड एंड सेइंग, नो डैम ब्लिप ब्लिप एवर वन अ वॉर बाय डाइंग फॉर हिज कंट्री, बट मेकिंग द अदर डैम ब्लिप ब्लिप डाई फॉर हिज ओन कंट्री। तो अगर जीतना है तो यू हैव टू बी अलाइव। मार्टर बन के सक्सेस लेना, इट विल हैपन। 100 में से 30 मरेंगे, जिसका टाइम आ गया था वो जाएगा, बट जीत को फील करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको
लेना बहुत जरूरी। नाइस, बहुत इंस्पिरेशनल था सर। अभी उससे भी ज़्यादा इंस्पिरेशनल टॉपिक है ऑपरेशन विजय। सर बहुत, मैं आई थिंक 2017 में सर मैं गया था जम्मू कश्मीर। मैंने हम लोग, हमारा टूर गाइड चल रहा था, हम लोग कार में बैठे थे और हमारा गाइड बता रहा था कि ये हेलीपैड है, यहीं से सारे चॉपर्स जाते थे और डेड बॉडीज लेके आते थे। तब सर गूज बम्स आ गए थे, मतलब कि कितने इजीली ये लोग बता रहे हैं कि जाते थे और डेड बॉडीज लेके आते थे और यहाँ से फिर श्रीनगर के एयरपोर्ट पे जाते थे। अगर कोई बचता था तो उनका ट्रीटमेंट होता था या फिर चले जाना। तो वो 2 मिनट के लिए जब हम लोग रुके ना सर, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि क्या सिचुएशन हुई होगी। इसके इसके मतलब कारगिल पे तो मूवीज बनी है, इसके ऊपर हजारों पॉडकास्ट है। मैं मेक श्योर करता हूँ ये टॉपिक जो जो कवर करता है मैं सारे के सारे सुनूं, क्योंकि पर्सनली मुझे उसमें से कुछ लर्निंग्स खुद के लिए थे। तो मेरा आपके साथ सर ये 1-to-1 फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि मैं लाइव सुन रहा हूँ कोई किसी से कोई किस्से या कोई वाकया हुए होंगे। तो सर ऑपरेशन कारगिल मेरे लिए तो बहुत स्पेशल मोमेंट रहेगा और आई होप ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए। थोड़े से इंसाइट दीजिए सर कि जो किसी को ना पता रहे। कारगिल एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है, बिकॉज जो टेरेन है वो बहुत हॉस्टाइल है, वेदर कंडीशंस कंप्लीटली आपके खिलाफ है। अगर हम बाद में लद्दाख के बारे में बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे वॉरफेयर होता है, इट्स नॉट अ नॉर्मल वॉरफेयर। और फाइटिंग इन माउंटेन्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अगर हम प्लेन में फाइट करते हैं तो अगर आपका सुपीरियरिटी 1:3 है तो आप जीत सकते हैं। मतलब अगर दुश्मन की एक कंपनी है, आपकी बटालियन है या 3 कंपनी भी आपके पास है तो आप जीत सकते हैं। वही चीज हाई एल्टीट्यूड में या माउंटेन में 1:9 लगता है। अगर उसको एक बंदे को खत्म करना है तो आपके कम से कम 9 लोग लगेंगे। हो सकता है उसमें से 3 या 4 या 5 अपने खत्म हो उसका एक खत्म करने के लिए। और माउंटेन्स में ऐसा है कि जो आदमी हायर ग्राउंड ऑक्यूपाई करता है वो डोमिनेट करता है। और एग्जैक्टली यही हुआ। मुशर्रफ जो बाद में पाकिस्तान का चीफ बना था, उस समय वो उस एरिया का नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बोल के है, नॉर्दर्न एरियाज बोलते हैं उस जगह को, कारगिल उनके साइड में भी और हमारे साइड में भी। ये उस एरिया का जीओसी था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जिस रैंक पे मैं रिटायर हुआ। टेरेन हॉस्टाइल था। और ये हुआ क्यों, आई मीन थोड़ा बैकग्राउंड में बताएंगे सो दैट वी नो कि ये क्या कैसे हुआ है। जितने भी पोस्ट हैं दे आर कॉल्ड विंटर वेकेटेड पोस्ट। जब वो बर्फ का लेवल बढ़ जाता है, हो सकता है 6 फीट हो गया, 8 फीट हो गया, तो वहां पे सस्टेनेंस ठीक नहीं है, तो वो भी विड्रॉ करते हैं, हम भी विड्रॉ करते हैं। इट्स अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिटन एनीवेयर। और जनरली बीएसएफ को फॉरवर्ड पोस्ट दिए होते हैं। बीएसएफ का बेसिक टास्क यही है। अभी बीएसएफ वहां पे नहीं है, उन दिनों में बीएसएफ होता था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ड्यूरिंग पीस टाइम बॉर्डर ऑक्यूपाई करना बीएसएफ का जिम्मेदारी होता है। हम लोग थोड़ा डेप्थ में होते हैं, जैसे ही बलून गोज अप फौज आगे बढ़ती है और बीएसएफ को रिलीव करती है। तो व्हाट एवर इट इज, जो पोस्ट वेकेट हुआ था, तो ये चीज मुशर्रफ को पता थी कि विंटर वेकेशन में पोस्ट विकेट होते हैं। तो उसने उस साल विदाउट रेफरेंस टू एनीबडी, होपफुली अपने चीफ को उसने शायद बताया होगा, बट विदाउट रेफरेंस टू एनीबडी उसने सोचा था कि मैं जब भी मौका मिलेगा मुझे, मैं इसको ऑक्यूपाई करूंगा। और जब कारगिल हुआ 99 में, तब मुशर्रफ चीफ था, तो उसको चप्पा चप्पा वहां का पता था। और क्यों नेशनल हाईवे 1 अल्फा उसने इंटरडिक्ट किया? इंटरडिक्ट का मतलब होता है उसको कैप्चर, तोड़ना, मतलब उसको डिस्टर्ब करना। बिकॉज श्रीनगर से सियाचिन जाने के लिए दैट इज ओनली लाइफ लाइन फॉर जितना भी रसद पहुंचानी है, राशन पहुंचाना है, एम्युनिशन पहुंचाना है, वेपन पहुंचाना है, तेल पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, सब वहीं से जाता है या बाय एयर आता है। तो अगर एयर से जाता है तो एक जेरी कैन, मतलब तकरीबन 20 लीटर का केरोसिन अगर लेके जाना है हेलीकॉप्टर में, तो वो 1 लीटर का कीमत तकरीबन 10,000 रुपए हो जाता है। क्योंकि हेलीकॉप्टर में जाना है, उसका खुद का तेल है, उसका फ्लाइंग टाइम है, उसका सब कुछ है, बट सब ये सब होता है। तो उसने डिसाइड किया था कि जब भी मौका मिलेगा मैं ये पूरे हाइट्स जितने भी है ओवरलुकिंग नेशनल हाईवे 1 अल्फा, और मैं सियाचिन को कट कर दूंगा। बिकॉज सियाचिन उनके लिए एक दुखती रग है आज की तारीख में भी। और सियाचिन ऐसी जगह है जो को कैप्चर करना है तो बिकम मोर ऑफ अ प्रेस्टीज पॉइंट। मतलब अगर देखा जाए तो सियाचिन इज गॉट नो रेफरेंस, नो रेलेवेंस, बिकॉज इट्स कंप्लीटली स्नो कवर्ड, ग्लेशियर्स है वहां पे, नॉट अ ग्रास ग्रोज देयर, ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं उगता है वहां पे, और बर्फ है। आप जानते हैं कि सियाचिन का मतलब क्या है?
नो सर। सियाचिन का मतलब होता है बेड ऑफ रोजेस, गुलाबों की सेज। इमेजिन करो, लुक एट द पैराडॉक्स, नाम है बेड ऑफ रोजेस और वहां घास भी नहीं उगती है, इमटेरियल। सो उसका बेसिक एम था कि कैसे इसको इंटरडिक्ट करूं और ऑक्यूपाई कर लूं। और जब थोड़ा विंटर्स कम हुआ एंड वी डिसाइडेड टू ऑक्यूपाई, उसके पहले देयर इज अ प्लेस कॉल्ड, थोड़ा हिस्ट्री बताऊं? यस सर, बिल्कुल। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड याल्डोर सेक्टर बोल के है, जहाँ पे दा नाम की जगह है। ये मैं इस एरिया में ऑपरेट करता था, इसलिए मुझे नाम अभी भी याद है। वहाँ पे एक जगह है घारखून बोल के, विलेज है। घारखून में एक शेपर्ड था, वहाँ पे शीप के नाम पे याक है उनके पास, सबके पास। ताशी नामग्याल उसका नाम है। कुछ कुछ चीजें मुझे अभी याद है। नहीं सर, ये बहुत सही सॉन्ग है मेरे आपका। ताशी नामग्याल था वो, उसके 3 या 4 याक भटक गए थे, वापस नहीं आए शाम को। जनरली ऑल काउज कम होम। याक भी ये बहुत ही डोसाइल एनिमल है, दिखने में वो बहुत खूंखार है, और जब विंटर्स में उसकी नाक से धुआं निकलता है ऐसा लगता है गुस्सा में है। और बहुत डरपोक जानवर है वो, और बहुत बहुत ही डोसाइल जानवर है। ये उनको ढूंढने निकला ऊपर याल्डोर सेक्टर में, और जब वहां थोड़ा देर ऊपर गया तो उसको दिखाई दिया कि कुछ बंदे पठानी ड्रेस में वहां पे डिगिंग कर रहे हैं। तो उसको, वो तो वाकिफ था पूरी इंडियन आर्मी से, उनके ड्रेस के बारे में, कौन सी पलटन वहां पे है सब पता है उनको। तो उसको डाउट हुआ, तो थोड़ा और जाके नजदीक जाके देखा तो पश्तूनी भाषा बोल रहे थे। तो उसको फिर यकीन हो गया, तो वो इमीडिएटली नीचे आया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जाके उसने रिपोर्ट किया। तो वो बंदा है, अभी उसकी डेथ हुई है पिछले 3 या 4 साल में। उस बंदे ने ये इनिशिएट किया, और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है, और जून जुलाई में ऑपरेशन कारगिल हुआ। कारगिल ये जो जगह है फिजिकली, ये बहुत लो लेवल पे है। करेक्ट, दूर है बहुत। हाँ, नहीं, लो लेवल पे है। अच्छा। जो लड़ाइयाँ हुई है कारगिल हाइट्स पे हुई। कारगिल पर से में कोई लड़ाई नहीं हुई। बम्बार्डमेंट होता था, गांव पे गोले गिरते थे, बट वहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे और वहाँ से मूवमेंट होता था और लड़ाई होती थी। तो जो फियर्सेस्ट बैटल्स थे उस समय, मैं लद्दाख में डिप्लॉयड था, लेह में, तो फिजिकली मैं कारगिल सेक्टर में नहीं था, बट मैं कारगिल सेक्टर में था जब ऑप पराक्रम हुआ, इमीडिएटली आफ्टर ऑप विजय। तो एक्शन मुझे सब पता है, बट मेरे को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि मैं कारगिल की लड़ाई में फिजिकली उन इलाकों में था, जैसे हम्बो टिंगला है, फिर याल्डोर सेक्टर है, फिर बटालिक सेक्टर है। इन तीनों जगह पे बहुत फियर्स फायरिंग हुआ है, फियर्स लड़ाई हुई है, और हैंड टू हैंड लड़ाई हुई है। जैसे आपने टाइगर हिल सुना होगा। आपने जिस हेलीपैड का जिक्र किया वो टाइगर हिल के बेस में है। द्रास बोल के जगह है। द्रास का मतलब जानते हैं? द्रास का मतलब होता है हेल ऑन अर्थ, और वाकई हेल है वो। वहां पे रिकॉर्डेड टेम्परेचर -56 डिग्रीज है, हाईएस्ट टेम्परेचर। और क्यों -56? क्योंकि वहां का थर्मामीटर उस दिन 56 से कम पढ़ नहीं पाता। तो जो जितना लोएस्ट था उसने दिखा दिया, बट टेम्परेचर्स फॉल वे बिलो। ये कारगिल की लड़ाई अनबिलीवेबल, मतलब ये जो फौजी जवान कर सकता है वो हिंदुस्तानी फौज ही कर सकता है। इमेजिन करो, अगर किसी पीक पे असॉल्ट करना है, आप 4897 जानते हैं, अब अलग अलग नाम्स हैं, मैं हर एक बैटल गिनती कर सकता हूँ, लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आपको सिंगल फाइल में असॉल्ट करना पड़ता है, बिकॉज जगह ही नहीं है। नॉर्मल प्लेन्स में आप एक्सटेंडेड लाइन बना के पूरे 50 जवान एक साथ असॉल्ट कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर। यहाँ एक बंदा लीड करता है, बिकॉज जगह ही नहीं है, डिप्लॉयमेंट एरिया नहीं है। अगर वो ऊपर से पत्थर भी मारेगा तो मार देगा। आप जब चढ़ रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे जो पत्थर बोल्डर स्लिप होते हैं वो अपने जवानों को इंजरी करते हैं। आपने हथियार लेके जाना है, अपने एम्यूनिशन लेके जाना है, खुद का वजन उठाना है, और हाइट्स 15, 16, 17 हजार फीट के ऊपर। ऑक्सीजन की कमी है, और दुश्मन वहां से बहुत कारगर फायर कर रहा है। कारगर का मतलब होता है इफेक्टिव फायर, क्योंकि उनको पूरा तो नीचे दिख रहा है। वो चुन चुन के उठा सकता है। बहुत कैजुअलिटी थी हमारी, 14 से 70 कैजुअलिटी अपनी हिंदुस्तान की हुई है, इतना कभी नहीं हुई। बट इट वॉज एन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है कि ये अगर कोई कर सकता है, ओनली इंडियन आर्मी कैन डू। आउटस्टैंडिंग। और रिस्ट्रिक्शन कितने थे? बिकॉज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम LC क्रॉस नहीं करेंगे, तो जितना भी एयरफोर्स का भी था
कभी उन्होंने एयर वायलेशन नहीं किया, ऑन साइड रख के स्टैंड ऑफ एम्यूनिशन फायर करके दुश्मन के ऊपर गोले दागे हैं। और गन्स ने और आर्टिलरी ने बहुत ज़बरदस्त फायर किया है और बहुत एक्यूरेट फायर किया। सर ऐसे एक एज अ फैन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, आप कभी विक्रम बत्रा सर से मिले? नहीं, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बट उस टाइम पे नहीं, इन जनरल भी नो कोई नो स्पैन में नहीं मिल पाया। अच्छा सर, एक छोटा सा इनपुट देना चाहता हूँ, आपको तो 110% पता होगा, बट मैंने ना सर एक पाकिस्तानी आर्मी रिटायर्ड आर्मी का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू सुना था। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान आर्मी की गलती थी। अनडाउटेड उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनको मुशर्रफ ने ये ऐसे डिलिबरेटली बोला गया था कि ये लोग जाएंगे, हमारे पास ये सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है इनके ऊपर कैप्चर करने के लिए। तो उन्होंने पहले सोचा था, बोले कि हम सिर्फ एक पोस्ट करेंगे, फिर उन्होंने देखा कि दूसरे पोस्ट पे भी नहीं, तो वहाँ तक गए, तीसरे तक गए, टाइगर हिल, वो सब उन्होंने जानबूझ के कैप्चर किया। और उसके बाद ऐसा बोलते थे कि जैसे हमने न्यूज़ में सुना, आपको तो पता है सर, कि उन्होंने डेड बॉडीज तक वापस नहीं लिया। तो वो बोल रहे थे कि मेरे साथ वाले, वो बच के आ गए वापस, अभी रिटायर्ड है पाकिस्तान में, बट वो बोल रहा था कि मेरे सारे जवान साथ वाले, मेरे कलीग्स फ्रेंड्स मरे, उनकी बॉडीज तक इन लोगों ने वापस नहीं लिया। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है, दुरुस्त है। और ये बहुत शर्म की बात है किसी भी देश के लिए कि आप अपने कॉमरेड को मरा हुआ छोड़ के चले जाते हैं। मुझे याद है, मैं तो फिजिकली वहाँ नहीं था, मैं लेह में था डिप्लॉयड, बिकॉज उस समय भी वहाँ एक्शन भी चल रहा था, बट वी वर ऑन द अलर्ट। उनका क्रिमेशन हमारे मौलवी ने किया है। यस सर। भारत के जो हमारे यूनिटों में तीनों होते हैं, ग्रंथी होते हैं सरदार यूनिट में, पंडित होता है हिंदू यूनिट में, और मौलवी होता है मुस्लिम यूनिट में, और क्रिश्चियन यूनिट होगा तो पादरी होता है। ये बेस डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी ट्रुप्स कौन से धर्म के हैं उस यूनिट के अंदर। तो हम लोगों ने फुल ऑनर्स के साथ उनको दफन किया है, उनका कलमा पढ़ा है और उनको फुल ऑनर्स के साथ उनको इज्जत दिया है। बिकॉज जो सोल्जर मर गया वो अपना ड्यूटी कर रहा था, वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, तो उसको सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, वो किसी का भी हो, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो। जैसे आपने कहा, जो 1971 वॉर के बाद जब ईस्टर्न कमांड में बांग्लादेश हुआ था और 90,000 पाकिस्तानी ट्रुप्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, रेसर्स एंड जवान को सरेंडर किया था। कैन यू इमेजिन, इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है किसी देश के लिए कि 90,000 सोल्जर्स आपके पुटिंग डाउन योर आर्म्स एंड सरेंडरिंग टू अ नेबरिंग कंट्री। उस समय वहाँ का जब ये विजिट के लिए गए थे अपने फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उस समय चीफ थे, तो सूबेदार मेजर था पाकिस्तान, वहाँ पे प्रिजनर कैंप में था वो। तो उसने पूछा, साहब कैसे हो, सब खाना वाना मिल रहा है? बोला, साहब जो देखभाल हमारी हो रही है, हमने उम्मीद नहीं की थी। बट बोलता, साहब मैं आज बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऑफिसर हमारे पास होते तो हम दिखाते हम क्या है, विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी आर्मी का ऑफिसर था। सर आप मानेकशॉ सर से मिले? नहीं, क्वेश्चन था, उनसे भी नहीं मिलता। नहीं सर, 90,000 अगर हम ऐसे गिनने जाए ना तो गिन भी नहीं, दिख भी नहीं सकते अगर एक लाइन में खड़े हो जाए तो, इतने लोगों को किया। एनीवेज सर, अभी आते बैक टू टुडेज रियलिटी, जो जिसके लिए आज हम लोग एक्साइटेड है, सबको जानना है क्या वॉर है। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि ना 2021 18-19 से देख रहे हैं यूक्रेन रशियन वॉर, गाजा पैलेस्टीन का चल रहा है, उसमें इजराइल और ईरान है, अभी यूएस का इंटरप्रिटेशन है, इंडिया पाकिस्तान का भी हो ही रहा था, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान भी चल रहा है। तो सर कहीं ना कहीं ये पूरा जियोपॉलिटिक्स खराब हो चुका है, वॉर के वजह से सारी चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है। सबसे मुझे तो दुख इस बात का लग रहा है सर, एज अ बीइंग इन इंडियन, कि यहाँ पे सर लोगों को जॉब नहीं मिल पाएंगे, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो ये वॉर का क्या लगता है सर, क्या होगा अभी? मतलब आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, वॉर इज नेवर अ सॉल्यूशन फॉर एनी इशू, बट लड़ाई के बिना वो काम भी नहीं चलता। लड़ाई इज किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बट लड़ाई इसलिए करनी पड़ती है कि अगले वाले को समझाना पड़ता है। जैसे आपने जिक्र किया यूक्रेन रशिया का, 24 फरवरी 2022 को लड़ाई शुरू हुई थी, वो आज तक चल रही है। यू कैन इमेजिन, 4 साल हो गया उस लड़ाई को। गाजा का आपने जिक्र किया,
हमास ने हमला किया इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को, तब से आज तक चल रहा है। फिलहाल उसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं है क्योंकि फोकस शिफ्ट हो गया है। अमेरिका ने इस बार जो कार्रवाई किया है, होपिंग कि 8 दिन 10 दिन मे बी अ फोर्टनाइट मैक्सिमम ये हम लोग ईरान को ख़त्म कर दें। बट उन्होंने जो अपना वॉर गेमिंग किया था या उनके जनरल्स ने जब उनको एडवाइस किया होगा उसको अनदेखा करके उन्होंने जो मिस एडवेंचर कोशिश किया है अभी उनको भुगतना पड़ रहा है। एक पॉजिटिव चीज़ जो उनके लिए 2 दिन पहले हुई है डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली है कि उन्होंने जो उनका वेपन सपोर्ट ऑपरेशंस ऑफिसर था कर्नल जो F-15 में मारा गया था, डाउन रिजेक्ट किया था, उसको रेस्क्यू किया है। ये एक आउटस्टैंडिंग ऑपरेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से वो ऑपरेशन हुआ है कभी उसके बारे में अलग से बात करेंगे। इट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये फेलियर होता और वो POW बन जाता, ईरान के हाथ में लगता, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड हैव बीन फिनिश्ड। पहले ही उसके खिलाफ बहुत आवाज निकल रही है उसी के देश में। उसके बाद तो लोगों ने ओपनली चैलेंज करना था एंड दे वुड हैव मेड हिम टू रिजाइन। रेजिम चेंज वहां करते करते इनकी रेजिम चेंज हो गई है। बिकॉज जिस आर्मी का लड़ाई चल रहा है और उसके आर्मी को चीफ को आप सैक कर देते हैं। रैंडी जॉर्ज जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको 3 दिन पहले सैक किया विदाउट एनी रीजन। बिकॉज हो सकता है उसने एडवाइस किया होगा कि जो हम कर रहे हैं वो तरतीब ठीक नहीं है। जिसके बारे में नॉलेज है उसको सुनो, यू विल नेवर गो रॉन्ग। सो अभी आपका सवाल था कि ये कैसे चलेगा, क्या होगा। 2 चीजें हो सकती है, या तो सम ट्रिगर होके विदिन, मेरा गेस है, अब बहुत बड़ा गेस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आई मे कंप्लीटली फॉल फ्लैट। अगर अगले 48 to 72 आवर्स में ऐसा कुछ मिरेकल नहीं हुआ जिससे कि सडन स्टॉप होगा, और अगर ये नहीं हुआ और ये बात चलती रही तो इट मे इवन लास्ट फॉर 12 months मिनिमम। When the war started, I was the one who had said कि ये 15 दिन से ऊपर नहीं चलेगा। आज महीने के ऊपर हो गया है। एंड नाउ व्हाट एनालिसिस मैं जो देखता हूँ, बिकॉज मैं काफी डीप स्टडी कर चुका हूँ, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है इसमें। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ इफ नॉट 12 इट कैन लास्ट फॉर 24 months एज वेल, मतलब 2 साल। और जब वॉर होता है कहीं पर भी उसका इफेक्ट पूरे विश्व में पड़ता है। और स्पेशली आप देखते हैं कि जो वॉर सुपर पावर्स लड़ते हैं वो जल्दी खत्म नहीं होता है, जबकि उल्टा होना चाहिए। सुपर पावर है तो जल्दी खत्म होना चाहिए। He's got all the wherewithal, he's got the ammunition, he's got the weapons, he's got the guided system, वो कभी भी खत्म कर सकता है। बट उसके लिए इंटरवेंशन करने वाला कोई नहीं है। वहाँ रशिया यूक्रेन लड़ाई हो रहा है, सुपर पावर है, कोई किसी का नहीं सुनता। यहाँ अमेरिका लगा हुआ है, सुपर पावर है, किसी के नहीं सुनता। आप जानते होंगे कि जो 4 मेजर आर्म फोर्सेस हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका अगर रैंकिंग किया जाए, यूएस इज नंबर 1, चाइना रशिया 2-3 या 3-2 ऐसा होता है, दोनों के बीच में होता है। इंडिया इज नंबर 4। इंडिया का स्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है। बट जैसे आपने कहा कि इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक। कई बार मैंने कुछ दिन पहले कहीं बात कर रहा था कि लगता है डोनाल्ड ट्रंप मेरे पैसे से लड़ाई कर रहा है। रोज मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में गिर रहा है, मेरा वेल्थ रोज कम हो रहा है। उसका नुकसान कितना हो रहा है? उसने जो एक्सपेक्ट किया था कि ईरान को मैं विद इन वीक और 10 डेज खत्म कर दूंगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज हैपेंड। पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्ट होगा, वो पेंट्स हो, एग्रीकल्चर हो, फर्टिलाइजर हो, डे टू डे मैन्युफैक्चरिंग हो। व्हाई कॉल ऑल दिस? आपने जिक्र किया प्रस्तावना में गैस के बारे में, उसकी किल्लत के बारे में। स्मशान भूमि में गैस फायर्ड जो क्रिमेटोरियम्स हैं वो बंद हो गए हैं, मरने के बाद भी चैन नहीं है। लकड़ी जलना पड़ेगा। सच में बहुत बुरा इफेक्ट होगा। आज प्रेडिक्शन दिया है वर्ल्ड बॉडी ने, जो इंडिया का ग्रोथ रेट 6.8 बताया था, आज उन्होंने अमेंड करके, आज सुबह की बात है, वो 6% पे लेके आए। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया का भी यही हाल है, बट मैं साथ ही एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा अपने गवर्नमेंट को। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, बट जो हैंडलिंग भारत ने किया है, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो पॉलिटिशियंस हैं या जो
पीपल इन कमांड है आज की तारीख में, इन्होंने जो दूरदृष्टि दिखाई है वो बहुत अव्वल दर्जे की है। और जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका मैन ऑन द फीट, वो जितना प्रयत्न करता है, और मैं आई कमेंड द हाईएस्ट पर्सन आल्सो फॉर सिलेक्टिंग सच अ पर्सन फॉर अ जॉब विच ही इज केपेबल ऑफ। आई मीन हैट्स ऑफ टू इंडिया। तकलीफ होगा, सबको होगा, और कितना आसान है कहना कि सरकार क्या कर रही है। यस सर, ब्लेम करना तो सबसे बहुत आसान है। अगर सरकार होता तो कर ही रही थी। अब जब नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में हाहाकार है, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी उसका कुछ ना तो कुछ चोट लगेगी। वी हैव टू बी टुगेदर, एंड हम लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे टाइम पे हम कैसे इससे बाहर निकले और उभर के और स्ट्रांगली बाहर निकले। राइट सर, अभी एक नया टॉपिक था। जैसे आपने बताया कि आपको तो ज़्यादा मूवीज़ में इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो सब बना चढ़ा के बताते हैं। बट फिलहाल सर धुरंधर मूवी जो आया है, 1-2 पार्ट आया है, और इन जनरल भी जो ये सारी इसके रिलेटेड मूवीज़ में ही बात करूँगा, बाकी मूवी से मुझे भी कोई मतलब नहीं है। बट सर हम लोग जो देखते हैं ना कि RNW रॉ ISI के बारे में, या हमारे स्पेशल एजेंट्स आ जाते हैं, तो सर आपको, मुझे दो क्वेश्चन थे कि पहले तो आपको कोई ऐसे पता है कि जो सच में जा चुका है, या ऐसे कोई केसेस होते हैं, एंड सेकेंड कि सर ये कैसा होता है रियलिटी में? रियलिटी में जितना ग्लैमरस दिखाते हैं उतना नहीं है। अगर बंदा ग्लैमरस बन जाएगा तो 2 दिन में एक्सपोज हो जाएगा। कभी बात नहीं करते हैं। आपने शायद देखा था, 2 मूवी मुझे थोड़ी क्लोज लगी टू रियलिटी। एक मद्रास कैफे आई थी। यस, जो आप सर उसमें, बिकॉज मैं सब भुगत चुका था, तो मुझे लगा कि काफी क्लोज टू रियलिटी है जो दिखा रहे थे वो। बट देखो, पिक्चर बननी है तो आई अंडरस्टैंड कि मेलोड्रामा होगा। मतलब हीरो बेयर हैंड्स 3 लोगों को मार देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन इट्स बेटर टू फिनिश अ गाय बिफोर ही कम्स टू यू। गुत्तम गुत्ता की लड़ाई नहीं होती आजकल, ठीक है, दैट इज ऑल राइट। दूसरी जो थोड़ी क्लोज देखी मैंने, उरी, वो भी अच्छी बनी थी। अभी आपने जिक्र किया धुरंधर का। धुरंधर मेरे फैमिली वाले, मतलब मेरी वाइफ तो नहीं देखती है, क्योंकि वो शायद मुझे आइडेंटिफाई करती है हर बार उस पिक्चर के अंदर। बच्चों ने देखा, सबने देखा। फिर मैंने OTT पे देखा, जब OTT पे आई तो मुझे लगा कि थीम करेक्ट था उसका। अच्छा। और मेलोड्रामा करना पड़ता है बिकॉज वो पैसा कैसे बनेगा। इट्स फॉर एंटरटेनमेंट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ रियलिटी। तो वो थीम सही है, कई चीजें उसमें हुई है, कई चीजें एड ऑन हो जाता है। तो कई बार मैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता है क्योंकि रियलिटी से कोसों दूर होता है। एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज उसमें उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस है एंटरटेनमेंट। मेरा बिजनेस है डिस्ट्रप्शन, डिसमेंटलिंग। बट उसका अगर बिजनेस एंटरटेनमेंट है, ही हैज टू सर्वाइव, तो वो सब दिखाना पड़ेगा। आई मीन इट्स सो नाइस, आई विश आई आल्सो हैड अ गर्लफ्रेंड की जो वेट कर रही है मेरे लिए। इतना ग्लैमर नहीं होता है। हाँ। और सर ये जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ये तो होता होगा ना कि सर हमारे तरफ से एजेंट्स में भी वो जाते होंगे, तो सर आपने, अभी तो नाम तो आप बता नहीं सकते, बट आपको पता है ऐसे कोई रहता है? 100% पता है, बट मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिकॉज रिटायर हो चुका है वो बंदा, जिसको मैं इंटीमेटली जानता हूँ। बट आई विल नॉट लाइक टू रिवील, आई विल ओनली से उसने कोवर्ट ऑपरेशन में बहुत काम किया है। और लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर ये इंस्पायर्ड मूवी है धुरंधर, उसको मैं एक ही बार मिला हूँ उस लड़के को, उसका नाम था मोहित शर्मा, और उसने ये सब कार्रवाई किया है। बट इस लेवल का नहीं किया है जो दिखा था, नॉट पॉसिबल नहीं है। आई मीन अल्टीमेटली आप ह्यूमन हो, यू आर नॉट बियॉन्ड माउंटेन्स की तुम ऊपर से छलांग लगा रहे हो फिर भी बच गए हो। सो ह्यूमन कैपेबिलिटी जितना है उतना ही हो सकता है, पिक्चर में दिखाने के लिए ठीक है। और मोहित शर्मा जो था वो आउटस्टैंडिंग ऑफिसर था, पैरा कमांडो था, और उसने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था दुश्मन के टेररिस्ट ग्रुप के अंदर, और काफी इंटीमेटली इंटरफियर किया था और इन्फिल्ट्रेट किया था। उस बंदे के ऊपर ये लूजली बेस्ड है। अनफॉर्चुनेटली ही वाज किल्ड इन एन ऑपरेशन। बट मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ, काफी माहिर था वो, और काफी इन डेप्थ नॉलेज था, और ऑपरेट किया है उसने अक्रॉस द बॉर्डर। और अभी आप देखते होंगे, मैं, it's a hazard which I'm going to talk now, and I don't get quoted and get fixed for it. जो कई लोग खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान में,
अननोन गनमैन। unknown gunmen. I'm very thankful to them. यस सर, सच में, क्योंकि जो हो रहा है वो सच में हो रहा है। तो मतलब सर, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैं एक्स क्रिकेटर हूँ या मैं एक्स एक्टर हूँ, बट मेरे डायरेक्टर्स, मूवीज के एक्टर, रिसेंट कौन सिंगर है, वो टच में रहते हैं। जैसे क्रिकेटर्स को पता है नया टैलेंट आ रहा है ये लड़का, तो वैसे सर आपको तो 100% पता होगा कि भले ही मैं रिटायर्ड शायद इसके बारे में आगे बात ना करें बेहतर होगा। यस यस सर, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे लिए था ये क्वेश्चन कि ऐसा था। सर अभी हम लोगों का जो अभी वॉर आपके टाइम पे जो था कि बहुत मतलब ज़्यादा बायो वॉर भी नहीं था, और ये ड्रोन वाला या फिर विद इन बॉर्डर्स रह के दूसरे कंट्री पे हमला करना। तो आज का वॉरफेयर और आपके इसमें आपको क्या लगता है डिफरेंस, और हमें आगे के 10 साल के लिए कैसा प्रिपेयर रहना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है। जैसे 80s का वॉर हम लोग करते थे, इट वाज अ फिजिकल फाइट आफ्टर इनिशियल डिस्ट्रक्शन। आज भी दैट पार्ट चेंज नहीं होता है, जो बिकॉज जब तक आप ग्राउंड ऑक्यूपाई नहीं करोगे आप उसको काबिज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कमांड और कंट्रोल अ पीस ऑफ लैंड बाय जस्ट फायरिंग वेपन्स देयर। यू कैन डिस्ट्रॉय, बट अगर उसको काबिज करना है तो फिजिकल ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जरूरी है। और आज तक की लड़ाई यही होती थी कि यू ग्रैब पीस ऑफ लैंड ऑफ द एनिमी और अ पोर्शन ऑफ द एनिमी। यूक्रेन में भी आज भी वही हो रहा है। क्राइमिया हो या बाकी आइलैंड्स हैं, कभी बात करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहां पर भी फिजिकल फाइट हो रहा है, ट्रुप्स आर मूविंग इनटू एनिमी टेरिटरी। कारगिल में जो हुआ वो भी हुआ, तो उन्होंने इन्वेजन किया था, हमने उनको खदेड़ के बाहर निकाला। तो फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। आज की तारीख में क्या एम है और क्या एंड स्टेट है ये जानना बहुत जरूरी है। जो देश अपना एंड स्टेट क्लियर डिफाइन करके चलता है लड़ाई में, वो हमेशा सक्सेसफुल करेगा। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ने अपना एम बहुत डिफाइन किए थे क्लियर कि हमारा एम है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बेसिस, ट्रेनिंग सेंटर्स और उनको सपोर्टिंग जितने भी लोग हैं उनको खत्म करना है। और उनको बताया गया था कि अगर आप रिटेलिएट करोगे तो नुकसान आपका होगा, बाद में हमें नहीं बताना। और 72 आवर्स में घुटने पे आ गए, जो कि पाकिस्तान की फितरत है, मतलब तो उसको माफ है। वो कहते हैं ना हिंदी में, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। उसको कितना भी फ्लॉग करो वो कुत्ता का कुत्ता ही रहता है। वो सर ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन ही वॉर करता है। बाकी और मुंह में बहुत जोर है। yes, yes. बोलने दो उसको। आई मीन इमेजिन करो आप, जब आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, उसका बसीत अली जो एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर था, वो बोलता है अगर अमेरिका ने हमें हमला कर दिया तो हम दिल्ली और मुंबई पे अटैक कर देंगे। आई मीन कुछ भी डोंट टॉक थ्रू योर हेड। yes. पागल लोग। एनीवे, सो आज की लड़ाई कंप्लीटली डिफरेंट है। इट्स अ रिमोट कंट्रोल लड़ाई फ्रॉम अ डिस्टेंस। इमेजिन करो, बिकॉज दैट इज व्हाई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आर सो इम्पोर्टेंट। जो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं है ईरान के खिलाफ, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। वो चाहता है कि ईरान को या उसकी ताकत को खत्म किया जाए। इफ पॉसिबल ईरान को डेसिमेट कर दो और ब्रेक इट इनटू पीसेस दैट इट डज नॉट राइज अबाउट द एशेस। जबकि अमेरिका बोलता है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए ईरान के पास। इजराइल को न्यूक्लियर वेपन का कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, और जितने भी सेन कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अपन बात करेंगे थोड़ी इमीडिएटली कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो इस्तेमाल नहीं होता है। पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही कैन हिट इजराइल विद इन द रेंज। आज की तारीख में नॉन मिसाइल जो ईरान के पास है, विच आर रेंजिंग फ्रॉम 45 किलोमीटर्स टू अबाउट 3000 किलोमीटर। कोई कहता है 2000 किलोमीटर है, पर 3000 है। बट आपने देखा होगा इस लड़ाई के दौरान उन्होंने 2 मिसाइल फायर किए थे टुवर्ड्स एन आइलैंड कॉल्ड दिगो गार्शिया, जो इंडियन ओशन में है, विच इज अबाउट 4000 किलोमीटर फ्रॉम देयर लैंड। तो अगर उसने अटेम्प्ट किया है तो कैपेबिलिटी है। वो बेवकूफ थोड़ी है कि 3000 किलोमीटर में जाकर फुस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, आई एम श्योर वो चाइनीज होगा, क्योंकि एक तो हवा में खत्म हो गया मैल फंक्शन, और दूसरे को इंटरसेप्ट कर लिया वहां के जो यूके के बेस थे। सो आज की लड़ाई जो है वो कंप्लीटली रिमोट है, कंप्लीटली साइबर है, और अगर जैम कर देंगे एनिमी सिस्टम्स तो दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बट अगर आपको कब्जा करना है, आपको अगर फिजिकली वहां पे एलिमिनेशन करना है ह्यूमन बींग्स का, तो वन वे ऑफ डूइंग इज रिमोट, जो इजराइल और अमेरिका ने बहुत
बखूबी किया 28 फरवरी को, पूरा लीडरशिप खत्म कर दिया ईरान का। बट अगर आपको फिजिकली उठाना है तो ग्राउंड ऑन ट्रूप आपको देना पड़ेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किया। निकोलस मुडुरो को जाके उठाया उसके पैलेस से, वो इंसान ही कर सकता है। आई मीन नो रिमोट व्हीकल कैन गो एंड टेल हिम टू सिट डाउन एंड ब्रिंग हिम आउट। सो अल्टीमेट ग्राउंड सोल्जरिंग जरूरी है, तो इन्फेंट्री का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। बाकी जो इनडायरेक्ट वेपन्स है, डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स नहीं है, आर्टिलरी है, वेपन्स है, मिसाइल्स है, रॉकेट्स है, ये आज का इन थिंग है। बट द क्वीन ऑफ बैटल, जिसको इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ बैटल बोलते हैं, यू कैन नॉट डू विदाउट द क्वीन। आपको अल्टीमेटली जाके ऑक्यूपाई करना ही पड़ेगा। एंड सर जैसे इंडिया में भी सर यूथ बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग तो हमारे जनरेशन में नहीं कर पाएंगे, बट अभी ऑनवर्ड जनरेशन के लिए यही क्वेश्चन था कि आप बाकी चीज़ें करते हुए, हम लोग आर्मी या एयरफोर्स या ये सब चीज़ें, अभी साइबर वॉर में भी है, बाकी सब टेक्निकल चीज़ों में भी है, तो यूथ के लिए सर क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप रादर देन बाकी कोई फील्ड चूज करने से बेटर है कि आप आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करिए? वो आइडियल है। एक चीज और डायकोटोमी है इसमें, जो ब्रिलियंट बंदा होता है ना, वो फौज में बहुत कम टिकता है। अच्छा, एवरेज बंदा ही टिकता है। क्योंकि जो ब्रिलियंट बंदा है ना, नॉट बिकॉज ही इज नॉट फिजिकली फिट, और वो सोचता ज्यादा है, इन द सेंस वो सोचता मैं क्यों करूं, ये करने से क्या फायदा होगा। फौज में ऐसा काम नहीं चलता है। हुक्म मिला करना है तो करना सच गलत झूठ, आपको आपका फीलिंग्स डोंट मैटर, इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। बट आज की तारीख में चेंजेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज टेक्निकली इट्स अ वेरी वेरी एडवांस सिस्टम। जो हमारे जवान थे, अनपढ़ थे, उन दिनों में 10th 11th भी पास नहीं थे, फिर भी वो टेक्निकल इक्विपमेंट हैंडल करते थे, बिकॉज उन दिनों में वो समझता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसको ड्रिल पता है कि मैंने पहले ये बटन दबाना है, उसके बाद ये बटन दबाना है, उसके बाद ये बटन दबाना है, तो ये गोला फायर होगा। ही डजंट अंडरस्टैंड कि अंदर सर्किट है क्या है, बट वो उसमें बहुत माहिर था, कभी गलती नहीं करता था, बिकॉज उसको इनग्रेन ड्रिल है कि पहला बटन ये होगा, दूसरा बटन ये होगा, तीसरा बटन ये होगा। बट अगर टेक्नोक्रेट सोल्जर है, जो कि ऑफिसर लेवल में है या जवानों के लेवल में, जो कि आज आ रहे हैं, बिकॉज एजुकेटेड है, ऑफिसर्स जो आ रहे हैं टेक्निकली वेरी साउंड है, और हम लोगों ने अभी नेसेंट स्टेज में है ये, साइबर के लिए काफ़ी यंग ऑफिस या यंग लड़कों को रिक्रूट किया है, बिकॉज यंग लड़कों का ब्रेन बहुत फर्टाइल होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, योर माइंड गेट्स फिक्सेटेड बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स। अगर मुझे दिमाग में पता है कि मैंने सोचना नहीं है, मैंने सिर्फ सुनना है, हुक्म मिला करना है, दैट यंग माइंड डजंट फील थिंक लाइक दिस। वो सोचता है यार ये क्यों करना है, ये करने का तरीका बेहतर है। सो हिज ब्रेन्स आर वेरी फर्टाइल, और वो बहुत बड़ा एसेट है, स्पेशली इन साइबर सिक्योरिटी में हो या आई मीन वी हैव एक्सपर्टीज आज की तारीख में, कि मैंने खुद देखा है लाइव, पाकिस्तान का कोर कमांडर्स का मीटिंग मैंने लाइव देखा है। अभी इसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे। सो दैट कैपेबिलिटी वी हैव, मतलब उनके ऑप्स रूम में इनफिल्ट्रेट करके हम लाइव देख रहे थे जो बातचीत चल रही थी वहां पे। तो ये जो यंग माइंड है, जिसे आपने कहा, दे आर अ ट्रेमेंडस एसेट। कारगिल लड़ाई वाज अनदर लड़ाई व्हिच हैज प्रूवन दैट द जूनियर लीडरशिप इज ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। यू नो, हर जनरेशन में होता है कि हमारे टाइम ऐसा होता था, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। कारगिल, दैट मिथ हैज ब्रोकन, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, और उसने जो कार्रवाई करके दिखाई है, वर्ल्ड ओवर इट इज नोन, बिकॉज उसमें वो जोश था, वो जुनून था, वो जज्बा था। सो जैसे आपने कहा, यूथ इज अ ट्रेमेंडस एसेट, एंड इंडिया बहुत लकी है। अपना जो एज प्रोफाइल है भारत का, वो ग्रोइंग एज प्रोफाइल है, अनलाइक जापान या चाइना, जिसमें अभी ओल्ड एज बहुत ज्यादा है। इंडियन प्रोफाइल इज मोस्ट आइडियल फॉर प्रोग्रेस, और हमारा जो ध्येय है कि 2047 में हम लोग विकसित देश बनने वाले हैं, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ रियलिटी, बिकॉज आवर ब्रेन्स आर आउटस्टैंडिंग। यस, ग्लोबली। नहीं सर, इसलिए मेरा थोड़ा सा पर्पस यही था कि एक मोटिवेशन मैसेज मिले यूथ को कि वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें, और मे बी हम लोग और ज़्यादा बेटर होते रहे। आई थिंक सर मेरे तरफ से तो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्योंकि
है बहुत सारे, बट ऑडियंस के हिसाब से जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था वो। और अभी एक सर लास्ट ये क्वेश्चन इसलिए है कि ये आम पब्लिक को भी, क्योंकि सर ना आर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी डिसिप्लिन, और जो हमारे नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है, मतलब आम इंसान में डिसिप्लिन का थोड़ा सा लैग होता है, एंड आई थिंक की टू सक्सेस इज डिसिप्लिन। तो सर 38 ईयर्स नॉन स्टॉप आपने सर्व किया, उसके बाद भी आप फिट हो, आपका रूटीन फिक्स है, आपने जिस टाइमिंग पे बोला उस टाइम पे आप शार्प आ गए थे, ये तो मैं मतलब जानता ही हूँ। बट सर एक हमारे लिए एज अ यूथ और जो सब हमारे ऑडियंस व्यूअर्स है, क्या एक रूटीन होता है सर डिसिप्लिन में, और आपका भी एक रूटीन क्या होता है, और एक क्या रूटीन मेंटेन करना चाहिए सब जैसे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, की टू सक्सेस में? इज डिसिप्लिन, 100% ट्रू। मैं मेरा फर्म बिलीफ है कि जिस बंदे में डिसिप्लिन है, जिसको टाइम का इज्जत है, ही विल ऑलवेज सक्सीड। प्रॉब्लम कहाँ होता है? एटीट्यूड का। ये ठीक है 5 मिनट लेट है, लेट इज लेट, 30 सेकेंड्स इज लेट। आपको मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगा। जो काम मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे, सेवा करता हूँ यहाँ पे माधव नेत्रालय में, स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था, मुझे याद है कि जब पहला सैलरी हुआ तो 3 गर्ल एम्प्लॉयज मेरे पास आई थी, और उनका सैलरी शायद कट हुआ होगा, और वो यही पॉइंट लेके आए थे कि सर हम लोग 1 मिनट लेट थे। तो पहले तो मैंने बोला कि तीनों का एक ही पॉइंट है। बोला हाँ सर एक ही पॉइंट है। मैंने कहा 3 लोग नहीं मिल सकते हैं, मुझे कोई एक मिले। अगर तीनों मिल सकते हैं पर अलग अलग मिलेंगे, यहाँ पे यूनियन बाजी नहीं करना मेरे पास। यू कैन मीट मी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बट इफ यू हैव द कॉमन पॉइंट, एक मिल सकता है। मैंने कहा फिर बोल चलो आज पहली बार आया हो तो सुनता हूँ। तो एक लड़की बोली कि सर मैं 1 मिनट लेट थी। तो मैंने आप लेट थी? बोले सर 1 ही मिनट लेट थी। मैंने पूछा आप लेट थी? बोली सर 1 ही मिनट। मैंने कहा मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ लेट थी क्या नहीं थी? बोली हाँ सर लेट थी। मैंने कहा बात खत्म हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, मेरा कोई एम्प्लॉय लेट नहीं आता है, और उनको यकीन हो गया है कि डिसिप्लिन में रहना, समय पे काम करना। मजाल है कि अगर 9 बजे हॉस्पिटल शुरू होना है तो 9 बजे स्टेशन रेडी नहीं होगा। इनको मैं कहता हूं कि आप 9 बजे आएंगे नहीं पंच करने के लिए, 9 बजे पेशेंट का टाइम है, तो आपको 9 बजे वहां पे स्टेशन पे रेडी होना है। अभी सबको समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज दे हैव रियलाइज ऑन देयर ओन कि टाइम से काम करने से सही होता है। हमारे यहाँ भी अगर मीटिंग 5 बजे शुरू होना है, चीफ गेस्ट आए ना आए, मैं मीटिंग शुरू करता हूँ, और फिर आके खुद ही बेचारे बोलते हैं आई एम सॉरी। अगली बार से वो बंदा 5 मिनट पहले आता है। मतलब इट हैज टू बी एनफोर्स्ड। और मेरा फर्म, जैसे मैंने कहा, बिलीफ है कि जो बंदा समय का इज्जत करता है वो हमेशा सक्सेस होता है। और नाउ इट हैज बिकम अ इनग्रेन्ड थिंग। आपने कहा मेरा 38, अगर ट्रेनिंग मिला हो तो ऑलमोस्ट 39.5 ईयर्स का मेरा वर्दी में मेरा गुजारा है। तो इट हैज बिकम अ सेकेंड नेचर टू मी। आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ। हम लोगों को, नॉट ओनली मी, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, दे ऑल बिहेव इन द सेम मैनर। मतलब मजाल है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कार में चॉकलेट खा के रैपर बाहर फेंके, नो वे। हम लोग अपना कार में या इसमें कैरी करते हैं प्लास्टिक बैग, सब लोग उसमें डालते हैं, तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसको डस्टबिन में डालते हैं। बिकॉज यू एंड वी हैव नो राइट टू स्पॉइल समथिंग विच इज गिवन टू यू बाय द नेशन। ये छोटी एग्जांपल बता रहा हूँ। सो अगर आपका रूटीन सेट है, तकलीफ लोगों को ज्यादा होती है, रूटीन सेट होती है। तो अगर मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, अगर मैंने ब्रेकफास्ट 8:10 में खाना है तो मैं 8:10 पे ही खाता हूँ आज भी। और मेरी वाइफ बहुत गुस्सा होती है कि अभी तो रिटायर हो गया, अब क्या तुम 8:10 का, बट वो आदत हो गई है। एंड आई फील दैट मैं कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है कि मैंने 8:10 पे ब्रेकफास्ट खाना है। अगर मैंने 9 बजे यहाँ पहुंचना है तो मैंने पहुंचना है, मुझे कोई पंच नहीं करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज बाय योर सेल्फ। हाउ पीपल लुक एट यू विल डिपेंड ऑन योर बिहेवियर। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि you can fool one, you can fool two, you can't fool all the people all the time. Within no time your subordinates know you कि आप कितने पानी में हैं। आप अपने बॉस को खुश कर सकते हैं, अपना उसके पीछे आगे पीछे घूम सकते हैं, बट योर सबऑर्डिनेट्स विल नो तो आप किस कैरेक्टर के बंदे हो। तो फॉर यू टू बी सीन एट व्हाट यू आर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होता है जब खुद एम्यूलेट करो।
खुद उसको पालन करो। तो जो भी बंदा डिसिप्लिन में रहेगा वो ऑलवेज विल सक्सीड। इसीलिए फौज सक्सीड होती है क्योंकि इनिशियली फोर्स्ड डिसिप्लिन था वो, बट इट बिकम्स एन हैबिट कि अगर मैंने इतने बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। रात को अगर मैं 12-1 बजे तक पार्टी भी करूं, सुबह 6 बजे पीटी है तो मुझे 6 बजे पीटी में पहुंचना है। What I did yesterday has got immaterial. अगर मैं अपने बॉस को बोलता हूँ कि सुबह प्रेजेंटेशन करना है, कि मैंने रात को 3 बजे उठ के 3 बजे तक स्लाइड बनाया बिकॉज कंप्लीट नहीं हुआ, आई एम नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी। तुम्हारा काम था, तुमको बताया था कि सुबह तुमने प्रेजेंटेशन देना है, तो किसको बता रहे हो कि 3 बजे तक काम किया है? इज इमटेरियल, इट गॉट नो मीनिंग। अगर टास्क दिया है कंप्लीट करना जरूरी है, या कम से कम 2 या 3 घंटे पहले या 1 दिन पहले जाकर बताओ कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर उसके बाद बोलता है कि नहीं आपने करना है, देयर मस्ट बी सम कंस्ट्रेंट, देन यू मस्ट गो आउट ऑफ योर वे एंड डू इट। तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच सर। तो मुझे ये मेरे तरफ से भी सारे क्वेश्चंस बहुत सेटिस्फाइंग आंसर मिले, मुझे लर्निंग बहुत था इससे। पर्सनली भी मुझे जो चीज़ें जाननी थी वो भी जान ली, जियोपॉलिटिक्स डिस्कस कर लिया, सारे आपके ऑपरेशंस हो गए, और तो बहुत सारा जानना है, बट नेक्स्ट एपिसोड में होपफुली अगर आपको फिर से टाइम मिले तो हम लोग करेंगे। मैं बहुत थैंक यू हूँ सर कि आपने मुझे टाइम दिया, मेरे सारे सवालों को आपने इतने अच्छे से आंसर किया। सबको इसमें से 110% कुछ ना कुछ लर्निंग हुआ ही होगा, सारी अपडेट्स आपको मिल गई होंगी। ये एपिसोड आप प्लीज़ हर जगह पे स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सारे यंग जनरेशन को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये पॉडकास्ट देखिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए सबके साथ। एंड वंस अगेन सर थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य, धन्यवाद बहुत बहुत। आपका नाम ही अजिंक्य है, इसके आगे क्या है? और सरनेम व्यवहार है, आपका व्यवहार भी अच्छा है और आप जीतने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड हैव ऑल सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।